तो दोस्तों आज हो गया 19 दिसंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के मुद्दे को समाधान करने के लिए अलग अलग किसान संगठनों के साथ अनौपचारिक वार्ता कर रही है। मंत्री ने शुक्रवार को उम्मीद जताई है कि साल समाप्त होने से पहले कोई समाधान निकाल लिया जाएगा। इसके पहले केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए औपचारिक वार्ता का प्रयास किया गया, पर गतिरोध बरकरार है। आपको बता दें कि ये पूछे जाने पर कि क्या किसानों का मुद्दा साल 2020 की समाप्ति से पहले सुलझ जाएगा, तो कृषि मंत्री ने कहा कि हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है। हर किसी का अपना एजेंडा है, मेरा एजेंडा किसान है। मुझे बताएं कि कृषि कानूनों का कौन सा प्रावधान किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों से कहा कि इन कानूनों को निरस्त करने या वापस लेने पर जोर नहीं दें, इन्हें किसानों के फायदे के लिए लागू किया गया है। 3 कृषि कानून को लाभकारी बताते हुए किसानों को गुमराह करने के लिए विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया है। आज की दूसरी बड़ी खबर, बिहार सरकार का बड़ा फैसला। अगले साल 4 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। जी आपको बता दें कि राज्य भर के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 4 जनवरी से चरणवार खुलेंगे। पहले चरण में स्कूलों में 9वीं से 12वीं और कॉलेजों में अंतिम वर्ष की क्लासें चलेंगी। कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे। इसके लिए कोरोना काल के निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद मुख्य सचिव ने साफ कहा कि स्कूल कॉलेज प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी वो कक्षा और परिसर में मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराएं। वहीं 18 जनवरी से 9वीं से निचले स्तर की कक्षाएं खुलेंगी, लेकिन इसके पहले सरकार समीक्षा करेगी कि जो कक्षाएं 4 जनवरी से चलाई जा रही है वहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आज की तीसरी बड़ी खबर, राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने की चर्चा तेजी से होने लगी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने शुक्रवार को कहा है कि पार्टी जल्द ही एक नए अध्यक्ष का चुनाव करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी के 99.9% सदस्य राहुल गांधी को बतौर अध्यक्ष पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इस चुनावी प्रक्रिया में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु के महत्वपूर्ण चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। बिहार और महाराष्ट्र के राज्य के विधानसभा चुनाव में पार्टी के हाल के खराब प्रदर्शनों के बाद कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं ने असंतोष प्रकट किया था। कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को एक बैठक बुलाई है और इनमें से कुछ असंतुष्टों को उपस्थित होने की उम्मीदें हैं। इसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर जैसे नाम शामिल हैं। आज की चौथी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन सियासी गतिविधियों से साफ साफ पता चल रहा है कि चुनावी बिगुल बज चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। विधायक हो या पार्टी पदाधिकारी लगातार ममता का साथ छोड़ रहे हैं। अब आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता कबीरुल इस्लाम ने पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले कई विधायक टीएमसी से अपनी राह अलग कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कभी ममता बनर्जी के खास रहे शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने का जख्म भरा भी नहीं था कि गुरुवार को टीएमसी के 2 और झटके मिले। गुरुवार को पार्टी के प्रभावशाली नेता शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ी तो विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी को संकट में देख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हरकत में आई और उन्होंने कल आपात बैठक बुलाई है। आज की 5वीं बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले असदुद्दीन ओवैसी से ज़्यादा खतरनाक है बीजेपी। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में संडीला पहुंचे भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार उद्योगपति को बढ़ावा दे रही है और किसान परेशान है। असदुद्दीन ओवैसी और शिवपाल यादव के समर्थन को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने जो मोर्चा बनाया है उसे लेकर सभी परेशान हैं। राजभर ने कहा कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर यूपी में काम कर रहे हैं। ऐसे में जो उनके साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है। साथ ही आपको बता दें कि पत्रकार ने जब पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी खतरनाक बोलते हैं तो इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ओवैसी से ज़्यादा खतरनाक बीजेपी है। राजभर ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन रेलवे, बैंक, एयरपोर्ट, LIC, कोयला खदान समेत 28 विभाग बेच दिए और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या बेचा है। उन्होंने कहा कि ये भी कहा गया था कि देश के किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आय दुगनी होने के बजाय किसानों से यूरिया पर दुगुना पैसा लिया जा रहा है।
राजभर ने कहा है कि ये सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है। आज की छठी बड़ी खबर पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसमें सब लोगों को न्याय मिले और भारत का संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, जो लोकतंत्र को मजबूत करने की ताकत दी है, उसको और ज्यादा मजबूत करें, सबको न्याय मिले। और ये याद दिलाना चाहता हूं, उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं जो लोग निजाम अंबेडकर की बात करते हैं, जो निजाम नेहरू और निजाम गांधी की बात करते हैं, कि आज 18 दिसंबर है, यौम अकलियत है, माइनॉरिटी डे है, अल्पसंख्यक दिवस है। और अल्पसंख्यक समाज के लोग, चाहे वो जाति के एतबार से अल्पसंख्यक हो, धर्म के एतबार से अल्पसंख्यक हो, समाज के एतबार से अल्पसंख्यक हो, भाषा के एतबार से अल्पसंख्यक हो, वो अल्पसंख्यक होते हैं। लेकिन भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी यानी मुसलमानों के साथ और ईसाइयों के साथ 1950 में अंबेडकर जी के कानून मंत्री रहते हुए नेहरू जी की सरकार में सबसे बड़ा धार्मिक भेदभाव और अकलियतों के साथ जुल्म हुआ था कि वो एससी का पार्ट नहीं रहेंगे, यानी कि वो मुसलमान और ईसाई दलित नहीं रहेंगे और उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय आजाद भारत में पहली बार 1950 में अंबेडकर जी के कानून मंत्री रहते हुए हुआ था। बहुत ही अफसोसनाक दिन था वो, जहां आर्टिकल 14 राइट टू इक्वेलिटी, बराबरी के अधिकार का उल्लंघन हुआ था। मैं याद दिलाना चाहूंगा हिंदुस्तान के लोगों, आज अकलियत, चाहे मैं किसानों को भी एक तबका अकलियत है, वो तमाम लोग अपने अधिकारों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन सरकारें अकलियतों को नहीं सुन रही हैं। याद रखिए, इस अकलियत के माइनॉरिटी डे के मौके पर, अल्पसंख्यक दिवस के मौके पर ये प्रण लीजिए कि हम लोग अपने राजनीतिक नेतृत्व, अपने राजनीतिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेंगे। और ये बात गारंटी की गई थी कि उनके कास्ट, रिलीजन, कल्चर और किसी भी बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन आज डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यूएपीए का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इसके लिए सबको एकजुट होकर खड़ा होना होगा। न्याय के लिए, इंसाफ के लिए सबको मानवतावादी सोच को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मानवतावादी सोच में ही सबको न्याय मिल सकता है। जहां कोई भी किसी पर अत्याचार ना कर सके, कोई किसी पर अन्याय ना कर सके। क्योंकि निजाम अंबेडकर की बात करने वाले, निजाम लोहिया की बात करने वाले, निजाम गांधी की बात करने वाले, निजाम श्री राम की बात करने वाले लोग, निजाम लेनिन की बात करने वाले लोग हिंदुस्तान के अंदर किसी भी हिसाब से न्याय नहीं दे पाए हैं। ना बेटियां सुरक्षित रही हैं, ना ही नौजवानों को रोजगार मिला है, ना ही किसानों को उनकी फसलों के दाम मिले, ना बुनकरों को अधिकार मिले हैं, ना छोटे कारोबारियों को कारोबार के मौके मिले, और ना ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहा, ना ही हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बन सका। वजह यह है कि निजाम अंबेडकर की बात करने वाले नाकाम हो गए, निजाम श्री राम की बात करने वाले लोग नाकाम रहे, निजाम लोहिया की बात करने वाले लोग नाकाम रहे, निजाम गांधी और निजाम नेहरू की बात करने वाले लोग नाकाम रहे। अब बात करना पड़ेगा अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा की, जिसमें तमाम इंसानियत को इंसाफ मिले, न्याय मिले। इसी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़िए, अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित कीजिए और नेतृत्व को मजबूत कीजिए। और वही विचारधारा की किसी के साथ सबसे बड़ा अन्याय आजाद भारत में पहली बार 1950 में अंबेडकर जी के कानून मंत्री रहते हुए हुआ था। बहुत ही अफसोसनाक दिन था वो, जहां आर्टिकल 14 राइट टू इक्वेलिटी, बराबरी के अधिकार का उल्लंघन हुआ था। मैं याद दिलाना चाहूंगा हिंदुस्तान के लोगों, आज अकलियत, चाहे मैं किसानों को भी एक तबका अकलियत है, वो तमाम लोग अपने अधिकारों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन सरकारें अकलियतों को नहीं सुन रही हैं। याद रखिए, इस अकलियत के माइनॉरिटी डे के मौके पर, अल्पसंख्यक दिवस के मौके पर ये प्रण लीजिए कि हम लोग अपने राजनीतिक नेतृत्व, अपने राजनीतिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेंगे। और ये बात गारंटी की गई थी कि उनके कास्ट, रिलीजन, कल्चर और किसी भी बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन आज डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यूएपीए का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इसके लिए सबको एकजुट होकर खड़ा होना होगा।
न्याय के लिए, इंसाफ के लिए सबको मानवतावादी सोच को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मानवतावादी सोच में ही सबको न्याय मिल सकता है। जहां कोई भी किसी पर अत्याचार ना कर सके, कोई किसी पर अन्याय ना कर सके, क्योंकि निजाम अम्बेडकर की बात करने वाले, निजाम लोहिया की बात करने वाले, निजाम गांधी की बात करने वाले, निजाम श्री राम की बात करने वाले लोग, निजाम लेनिन की बात करने वाले लोग हिंदुस्तान के अंदर किसी भी हिसाब से न्याय नहीं दे पाए हैं।